सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं आपका मेज़बान समीर इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। आज मेरे साथ राजा आमिर अब्बास हैं। पाकिस्तान की सियासत में कानूनी मामलात जो हैं उनकी बड़ी अहमियत है। मामला करप्शन का था, एहतसाब का था। जो मौजूदा हुकूमत है इसको वोट मिला करप्शन के ख़ात्मे के लिए, एहतसाब के लिए। अपोजिशन ने जिस अंदाज़ में अपनी कैंपेन चलाई और मीडिया को जिस तरह से इस्तेमाल किया अपने हक़ में, तो एक वो बहरहाल ये तासुर बनाने में कामयाब हुए हैं कि ये जो मुकदमात हैं शायद ये कोई इंतकामी कार्रवाई है। और मीडिया ने जिस तरीके से ऑनस्लाट की है, हुकूमत का कोई भी काम चाहे वो अच्छा है या पॉजिटिव है वो हमें बहुत कम नज़र आता है मीडिया पे, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, गाली गलौज और जो हंगामा है वो ज़्यादा नज़र आता है। और ये उन लोगों की तरफ से नज़र आता है जो गुज़श्ता 30 साल से इस मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे। और पंजाब में पिछले 10 साल जो चीफ मिनिस्टर थे वो शहबाज शरीफ साहब थे। सिंध में अब भी पीपल्स पार्टी है, 10 साल पहले भी पीपल्स पार्टी थी, लेकिन जो मामलात की ख़राबी है उसका ज़िम्मेदार इमरान खान को करार दिया जाता है या तहरीक इंसाफ को। कुछ खामियां गवर्नेंस की होंगी, लेकिन अपोजिशन ये समझती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो भी ख़राबी है, जो भी बुराई है, वो इमरान खान साहब के लिए की वजह से है। बहरहाल ये तो उनका एक बयानिया है जिस पर वो काम कर रहे हैं। इस वक्त जो बड़ी अहम आज जो डिस्कशन हम करेंगे राजा आमिर अब्बास से, एक तो ये कि हमजा शहबाज साहब की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है। और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये कन्फेशन है उनके वकील का कि बिल्कुल टीटियाँ अकाउंट में आई, अकाउंट से। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस वक्त ये पैसे आए और पैसे गए तब मनी लॉन्ड्रिंग का ये कानून नाफिजुल अमल नहीं था, इसलिए उनको सज़ा नहीं दी जा सकती। आज उनके वकील ने इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि जनाब पैसे आए वो अकाउंट्स में और उनकी ट्रेल भी कोई नहीं है, मनी ट्रेल भी नहीं है, और वो पैसे निकाले भी गए, लेकिन उस वक्त ये जुर्म नहीं था। बड़ी इम्पोर्टेंट ये एक उनका कन्फेशन है। चौधरी निसार साहब चले गए लंदन और बताया जा रहा है कि पहले वो मुलाकात उनकी होगी एक इसहाक डार साहब से, एक शहबाज शरीफ साहब से, और फिर उसके बाद वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। खासा अरसा हुआ उनकी अहलिया के इंतकाल को, लेकिन बहरहाल अब बर्फ़ थोड़ी पिघली है तो वो करेंगे। कैप्टन सफदर साहब को हटा दिया गया मुस्लिम लीग यूथ विंग की सरबराही से। ये कहा गया कि अब वो जवान नहीं रहे, अब वो बूढ़े हो गए हैं। लेकिन यह है कि आज से 6 महीने पहले उनको शायद जवान ही समझा जा रहा था और वो मुस्लिम लीग यूथ विंग के सरबराह थे। शहबाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि वो वापस आ रहे हैं और आने के बाद जो यार लोग हैं वो ये उड़ा रहे हैं कि बस मार्च में ये हुकूमत चली जाएगी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये किसी दीवाने का ख्वाब है। लेकिन जो सबसे अहम आज ऑब्जर्वेशन जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की, जिसमें मॉडल टाउन केस के हवाले से उन्होंने कहा कि जो मुकदमात जिनकी तहकीकात तफ्शीश हो चुकी है पहले, दोबारा भी की जा सकती है अगर कोई नया एविडेंस आए। शरीफ ख़ानदान का जो बड़ा मौक़िफ़ था मॉडल टाउन किलिंग के हवाले से वो ये था कि उस मामले की तहकीकात हो चुकी, पर्चे दर्ज हो चुके, अब दोबारा आप उसको नहीं खोल सकते। कोर्ट ने समन भी किए हैं, जवाब भी मांगे हैं मुतल्लिका लोगों से, इदारों से। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस एजाजुल एहसन की बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन, जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई एक मामला किसी की तहकीक हो चुकी है, तफ्शीश मुकम्मल हो चुकी है, ट्रायल में भी है वो मुकदमा, लेकिन कोई नया एविडेंस अगर मिलता है, कोई नई अगर चीज़ सामने आती है तो उसको शामिल किया जा सकता है। बड़े अहम मौज़ूआत हैं, इसका मॉडल टाउन केस पर बड़ा असर पड़ेगा। राजा आमिर अब्बास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ी चाहता हूँ ज़रा
मेरा इब्तदाइया थोड़ा सा लंबा हो गया। हमजा शहबाज साहब की जनाब आज दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हुई और मैंने एजाजुल एहसन साहब के जो रिमार्क्स हैं वो आपके सामने पेश किए। इन दोनों में किस को आप ज़्यादा अहम समझते हैं और किस पर बात करना चाहेंगे शुरू में? बातें तो आपने बहुत सी की। सबसे पहले आपने कहा समी कि ये जो से हैं कि मीडिया से ये तासुर गया है कि शायद ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और मौजूदा हुकूमत शायद कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बना रही हैं। तो एक बात मैं नाजरीन आपके इस प्रोग्राम के तवसत से करूं कि ये जितने भी मेगा केसेस हैं ये मौजूदा हुकूमत के बनाए हुए नहीं हैं। ये उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैनामा केस और जो मियां नवाज शरीफ के करप्शन के केसेस हैं, जो 5 रुकनी एक बेंच था उसने JITs भी बनवाई थी और वो केसेस का तसलसल वहाँ से शुरू हुआ करप्शन का शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़। और जो दूसरा केस है जो कि आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप और वो बैंक अकाउंट्स और वो फालूदे वाले और वो आइकन टावर और वो नेम समिट बैंक और फलाना, ये वो केसेस हैं जो फिर से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी JIT बनाई। इसका भी मौजूदा हुकूमत से ताल्लुक़ नहीं और ये एहतसाब का अमल इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से शुरू हुआ। शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो केसेस थे वो जस्टिस साकिब निसार के दौर में जो 56 कंपनियों के केसेस थे और वो दीगर जोन से थे, वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। और ये कहना कि जनाब कोई यहाँ पे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये तासुर कतन गलत है। और यही वजह है कि अगर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते तो लंदन में जाके पूरा ख़ानदान ना बैठा होता। वो कहते जनाब ये केसेस तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं तो हम तो अदालतों को 2 दिन में ये क्लियर कर देंगे। और आज जो हमजा की बेल नहीं हुई तो बड़ा एक पर्टिनेंट वहाँ पे बात ये की गई कि जनाब हम सेटिस्फाई नहीं हैं कि ये जो आपका इतना ज़्यादा एसेट्स में इंक्रीज़ आया है एकदम से और शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, तो आप कहते हैं कि जी अगर पेरेंट्स का था तो हमने ये भी देखना है कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आई, कि उन्होंने कहाँ से ये सब कुछ बना लिया, शहबाज शरीफ ने कहाँ से बना लिया, नवाज शरीफ ने कहाँ से बना लिया। और कोर्ट्स ने इस बात को देखा कि जनाब ये जो इस अंदाज में जब हुकूमतें आती हैं, जब वज़ीर आला बनते हैं, तो जो चाहे वो शहबाज शरीफ के बच्चों के अकाउंट हों या हमजा का हो या कोई और हो, तो उसमें ऐसे वर्टिकल ग्राफ जब जाता है जिसमें आपने चौधरी शुगर मिल का देखा कि टीटीस तो वो मान लिए उन्होंने कहा कि ये पैसा अरबों रुपया इनके अकाउंट में फेक अकाउंट्स के ज़रिए आया। ओके, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 2010 में आता है, उससे पहले नहीं था। लेकिन जो नैब का कानून है ना, उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस है और उसमें इससे बड़ा ऑफेंस ये है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और आपके बच्चों के पास अरबों खरबों के पैसा आ रहा है तो मनी लॉन्ड्रिंग में तो कम सज़ा है। इसमें तो आपने बताना है कि ये बताइए कि ये अरबों रुपए के आए कहाँ से। और वो जो 3 फॉरेनर्स हैं जिन्होंने मरियम बीबी के नाम पे इतने ज़्यादा शेयर्स दिए, वो किस कंसिडरेशन के तहत दिए थे, तो ये चीज़ों का जवाब उन्होंने देना है। और शहबाज शरीफ के जो आपने आने की बात की, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक डबल एज चीज़ है। वो 100 दफ़ा सोचेंगे क्योंकि उनके खिलाफ अब केसेस ये मनी लॉन्ड्रिंग के और दीगर और हमजा की बेल नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत हाल में आके वो यहाँ पे क्या वो अरेस्ट होने आ रहे हैं, क्या वो गिरफ्तारी देने आ रहे हैं? अच्छा, एक यहाँ पर एक सवाल है जो मैंने बेसिकली ये इसलिए बात की, अब आज जो हमजा की ज़मानत रिजेक्ट हुई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान आने की बात कर रहे थे ना, वो एक ब्रेक लगी है, यूं चुर्र करके ब्रेक लग गई है। आप समझते हैं कि हमजा की जो ज़मानत नहीं हुई उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का आना वाकई कोई ताख़ीर का शिकार हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं समझ आती कि शहबाज शरीफ तो कह रहे थे कि मैं तो अपने भाई साहब के ऑपरेशन के बाद, उनके इलाज के बाद जब वो तंदुरुस्त हो जाएंगे तब आऊँगा। और वाकई अगर वो आना चाह रहे हैं तो इसका मतलब वो तंदुरुस्त हो गए, ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने जी वो बड़ी सर्जरी करानी है, वो कौन सी सर्जरी है? एंजियोग्राफी, एक तार के ज़रिए एक चीज़ अंदर फेंकनी है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको पॉलिटिकली, वो तो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। और आज जो बात एजाजुल एहसन साहब ने की, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, ये कानून है समी इब्राहिम के। इवन अगर एक केस का फैसला भी हो चुका है, फिर भी अगर कोई नया एविडेंस आता है, एक शख्स बरी भी हो गया है, फिर भी इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जा सकती है, क्रिमिनल ट्रायल में दोबारा केस खोला जा सकता है।
एंड देयर इज़ नो बार, किसी किस्म की ममानियत नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद दोबारा ये कोई इनका वो नैब का कानून जिसमें वो अभी बनाना चाह रहे हैं कि जी एक तफ्तीश अगर क्लोज होगी तो दोबारा उस चैप्टर को खोला नहीं जाएगा। यहाँ पे कत्ल के केस है, यहाँ पे इनोसेंट जानें ली गई हैं, यहाँ पे हमला माओ को मारा गया है, तो ये जो टेररिज्म ये केसेस हैं इसमें कभी भी केस ख़त्म या इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं होती। तो ये वो तमाम चैप्टर्स हैं कि जिसको सामने रखते हुए मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। और वो जो चौधरी निसार साहब पहुँच गए लंदन में, चौधरी निसार और उधर से नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नज़रियाती हो चुका हूँ। अब चौधरी निसार का नज़रिया आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और वो गाहे बगाहे ये कहते भी रहते हैं कि जनाब काश इन्होंने मेरी बात सुनी होती तो आज इस स्टेज पे ना आते, और उनका नज़रिया और था। और आज क्या नवाज शरीफ या मरियम बीबी वो अपना नज़रियाती होना दफना देंगे और वो चौधरी निसार के साथ चलेंगे? तो ये कुछ ऐसी मुश्किल चीज़ें हैं कि जो ऑप्टिक्स की हद तक तो हमें नज़र आएंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट होती हुई और ये तासुर देना है कि जी बस मियाँ शहबाज शरीफ आया और गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, मैं ज़ाती तौर पे ऐसा कोई चीज़ नहीं देख रहा। और ना ही ये मुमकिन है। काफ लीग आज जाके वो तमाम उनकी जो दूरियां थी ख़त्म हो गई। बात वही थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की, बात वही थी चंद एलोकेशन डेवलपमेंट फंड्स की, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस आगे से आ रहे हैं। राजा आमिर, मैं इस पे बाद में आपसे बात करता हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। जो इमरान खान का वोटर था उन्होंने एक नज़रिए को वोट दिया और आज भी वो इमरान खान पर पूरी तरह एतमाद करते हैं और इमरान खान की ज़ात के हवाले से कोई अभी तक स्कैंडल भी सामने नहीं आया। मुझे ये बताइए कि जो एजाजुल अहसन साहब ने, आपने फरमाया कानून भी है, ये जो बात की है उन्होंने इस पर, तो जो मॉडल टाउन का जो केस है, बहुत बड़ा जो डिफेंस था शरीफ ख़ानदान का वो यही था कि जी एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो चुकी, सब कुछ मुकम्मल हो चुका, चालान दर्ज हो चुका, अब उसके बाद आप इसको री इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग, ये जो नैब जिनको क्लीन चिट दे रही है, वो भी यही कहते थे कि जनाब एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हो गई, नैब ने हमें क्लीन चिट दे दी और अब उसके बाद हमारा तो कुछ नहीं होगा, अब हम तो साफ़ हो गए। लेकिन एजाजुल अहसन साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के चंद उन जजेस में हैं जिनकी बड़ी इज्जत है, जिनकी बड़ी इंटेग्रिटी है, बिल्कुल उनकी तरफ से ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो बात आई है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि वो उन लोगों की तो नींदें हराम हो जाएंगी। ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जा रही है कि अगर किसी ने कहीं से कोई लॉटरी से क्लीन चिट ले भी ली है, कोई सफ़ेद कमीज पहन भी ली है, तो कानून नहीं छोड़ेगा उसको। देखिए अल्टीमेटली बिल्कुल ऐसे ही होना है। और ये जो बेले शेले कुछ हो गई हैं और ये जब सुप्रीम कोर्ट में आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट जो पैमाना है इन चीज़ों का, और जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी डिसीजंस हैं कि नैब के केसेस में बेल होने के लिए सिर्फ हार्डशिप के अलावा और कोई ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ज़रूर इन चीज़ों को देखेंगी। और आपने कहा कि इमरान खान तो इलेक्शन ही जीत के इस नज़रिए के तहत आया था। अब इमरान खान से गलती ये होगी कि इस नज़रिए को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा वो इस नज़रिए को जिसने इम्प्लीमेंट करना था, जो टूल था जो कि इस करप्शन को की जड़ से उखाड़ के जिसने फेंकना था, वो था नैब का अदारा। और नैब के अदारे की वो परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं रही। परफॉर्मेंस क्या, उसने इस नज़रिए को दफनाने की कोशिश की कि ये जितने लोग आ रहे हैं इन्हें आप ऑप्टिक्स की हद तक अरेस्ट करें, इन्हें आप 90 दिन के रिमांड पे रखें। और वो जो कहा जाता है कि जनाब हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ फेस देखते थे। और जब अदालतें केस देखती थी तो उस केस में ना कोई एविडेंस की कलेक्शन होती थी, ना कोई प्रोसिक्यूशन होती थी। और अल्टीमेटली जब ये बातें ये क्यों था, आपका क्या ख्याल है? ये सब कुछ मैं बताता हूँ। ये सब कुछ इसलिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑब्जर्वेशंस दी, इवन मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नैब तो एक तरह का इस्तेसाली अदारा बन के रह गया, ये कोई करप्शन को एरेडिकेट नहीं कर रहा, कोई रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे। तो चेयरमैन नैब को मजबूरन अब एक प्रेस रिलीज दिया उन्होंने कि जनाब अब अगर प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हुई, अब अगर इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर हुई, उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लूँगा। इट मीन्स के ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में भी फ्लॉ है, हमारी प्रोसिक्यूशन में भी है। और ये हुआ क्यों होने का जो आपका सवाल है उसका जवाब यह है कि नैब के कवानीन में तो ये बड़ी तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नैब के अदारे को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। नैब के अंदर वो काली भेड़ें जो मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दौरान अपॉइंट हुई, जिनको अपॉइंटमेंट इसलिए दिया गया कि आपने जाके कल को जब हमारे केसेस आएंगे
तो आपने उसको एहतसाब से जितना दूर भगाना है और जितना कमज़ोर करना है उस केस को करेंगे। तो नैब की प्रोसिक्यूशन, नैब की इन्वेस्टिगेशन में ये फ्लॉज थे। तो अब ऐसी सूरत हाल में मौजूदा स्ट्रक्चर में मैं अब भी यकीन रखता हूं कि नैब की परफॉर्मेंस नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर इसने, इमरान खान ने अपने इस नज़रिए को, अपने इस नारे को वाकई और जो इस मुल्क के लिए एक नासूर है करप्शन ख़त्म करना है, तो एक तो उनके पास ऑल्टरनेट नैब से मजबूत अदारे मौजूद हैं जो कि FIA की शक्ल में है। उसके पास ये तमाम पावर्स हैं कि जो नैब के पास हैं उसे इस्तेमाल करें। और नंबर 2, असल इशू तो इकोनॉमी का है, ये अदारों को करने दें एहतसाब। ये आके TV पे कि जनाब आज ये कर देंगे, आज वो कर देंगे, हम इसको मार देंगे, हम इसको अंदर कर देंगे, बिजनेस कम्युनिटी को ये तासुर जाना, तो ये खामोशी से अदारे अपना काम करते जाएं और आप अपनी इकोनॉमी और ये जो जिस तरफ अब इन्होंने रुख किया है और जो इन्होंने बात की है कि गरीब आदमी के साथ जो ये महंगाई का जिन है इसे हमने हर हाल में काबू करना है, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ये जो आज कन्फेशन है हमजा शहबाज के वकील का अदालत में, तस्लीम कर लिया उन्होंने कि जो पैसे, जो बात की जा रही है अरबों रुपए अकाउंट्स में आए, TTs इस तरह से यहाँ से लंदन गए पैसे, लंदन से यहाँ पर वापस आए, ये उनका आज ओपन कन्फेशन है अदालत में कि बिल्कुल ये बात की है जी हमने, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन जो केस है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का, अगर उसमें भी मनी ट्रेल नहीं है, यानी वो इनकम आई कहाँ से, ये तो उन्होंने सोर्स अगर वो नहीं बता पाएंगे तो उससे तो वो बच नहीं पाते। और गवर्नमेंट का अभी, यानी मैं देख रहा था तमाम चैनल्स पे, मैंने वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी, ये जो उनका इतना बड़ा एडमिशन था आज, कोई गवर्नमेंट के किसी आदमी ने ये बात नहीं अवाम को आके बताई कि जनाब आज आपके वकील ने हमजा शहबाज साहब, नवाज शरीफ साहब, ये कहा अदालत में कि जी बिल्कुल ये पैसे अरबों रुपए हमने भेजे और वहाँ से वापस आए, इसकी मनी ट्रेल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा कन्फेशन है, बड़ा इतराफ़ है, जुर्म नहीं है ये। समी साहब, उसके वकील का कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि ये जो पैसों की ट्रांजैक्शन है ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन चैनल्स के जरिए हुई है। और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का जो एविडेंस होता है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये अकाउंट मेरा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर बैंक और ये TT नंबर और ये तमाम चीज़ें, स्विफ्ट अकाउंट नंबर अगर दिया हुआ है और ये आके लैंड करता है आपके अकाउंट में, तो आप कभी भी, आपको याद होगा कि अजीजिया स्टील मिल का जब केस था तो उसमें भी जो पैसा आया था वो मरियम बीबी और नवाज शरीफ, और इसको वो रिबट नहीं कर सके थे, इसको डिनाई नहीं कर सके थे, तो ये वो डिनाइल नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा इसमें जो और एविडेंस कलेक्शन हो चुकी है, कुछ वादा माफ गवाह बन चुके हैं, वो जो हमने देखा, वो जो बोरियों में पैसा इनके ऑफिस में आता था, अब पहला तो ये उनको बताना पड़ेगा जनाब वो बोरियों में और अरबों के जो पैसा इधर से जाता था ये किकबैक्स थी, कहाँ से आता था, आपकी कौन सी ऐसी जिम्मेदारी थी या कोई इंडस्ट्रीज थी जहां से ये पैसा आ रहा था, क्योंकि वो तो देखेंगे कि ये इंडस्ट्रीज कब लग रही हैं, इसमें पार्टनर्स कौन कौन से हैं और ये क्यों एक शख्स को मिल रहा है और क्या वजह है कि ये पैसा जिस ज़माने में शहबाज शरीफ साहब बनते हैं CM, उसी ज़माने में इतना ज़्यादा पैसा का इन्फ्लक्स अंदर आता है। उससे पहले अगर कारोबारी थे अब अबाव अजदाद से, तो पहले क्यों नहीं था ये इतना तमाम पैसा। लेकिन लिफाफे फट रहे हैं स्क्रीन पर, और ऐसे ऐसे लिफाफे हैं जो बोल रहे हैं कि ये हुकूमत गई, बस जनाब ये वो हो गया। और जो बड़ा एतराज़ मैं देख रहा था, बहुत सारे जो बड़ा गले फाड़ फाड़ कर बोल रहे थे, फलां को बना रहे हैं जी, फलां उसके साथ था जी, फलां उसके साथ था जी, उसको एडवाइज़र बना रहे हैं जी। लेकिन ये जो माल बनाने की जो कहानी है, जो अदालतों में शरीफ ख़ानदान तस्लीम कर रहा है कि लाखों अरबों रुपए हमने लिए, वसूल किए, अकाउंट्स में भेजा, वापस लेके आए, इसके हवाले से कोई कहीं पर बात ही नहीं हो रही। असल में देखिए ना, ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो TV पे आके बैठ के ये बातें करते हैं, कभी वो इकोनॉमी पे शुरू हो जाते हैं कि जी इस मुल्क में दिवालियापन हो रहा है, इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया। किसी शख्स ने आज तक बताया कि जिस दिन ये गवर्नमेंट आई उस वक़्त जो डिफ़ॉल्ट की तरफ ये मुल्क जा रहा था, बताएं कि वो किसने बोरिंग की थी, क्या वजूहात थी, और वो जानबूझ के ऐसी सिचुएशन छोड़ के गए थे कि अगली हुकूमत आते ही रीपे नहीं कर सकेगी, वो पे बैक नहीं कर सकेगी, पैसा नहीं दे सकेगी और ऑटोमेटिकली दिवालियापन की तरफ, डिफ़ॉल्ट की तरफ IMF और उधर चली जाएगी। लेकिन ये उन्होंने बताया कि किस अंदाज में इस मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो
इमरान खान और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे मदद लेके आपने अपने फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाए। कभी मीडिया ने बताया कि ये एफर्ट थी कि आपने 3 साल की ऑयल डेफर्ड पेमेंट्स कराई, ये वो स्टेप्स थे जो मौजूदा हुकूमत ने लिए तो आपकी इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल किया, मुल्क को पांव पे खड़ा किया। और उसके साथ एक चीज़ की तरफ उन्होंने तवज्जो नहीं दी कि जो अब दी है कि एक शॉर्ट टर्म जो हमारा नीचे का तबका है जो एक सैलरीड है, ये बात हम शुरू से कर रहे थे कि उनको आपने एक शॉर्ट टर्म रिलीफ देना है। और उसको अभी जो आप ये सब्सिडीज़ दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडीज़ के साथ साथ ये देखें कि अगर एक तरफ आप उनको सब्सिडी देते हैं तो साथ ही उनका अगर बिजली का बिल महंगा हो गया तो फिर उसको कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इस तबके के लिए आप बिजली और गैस में भी सब्सिडी दीजिए और यहाँ भी उसको, ताकि इसको रिलीफ मिलेगा। और मीडिया ने तो आपके सामने है, वो जब फजलुर रहमान साहब आए थे तो तब से ढोल पीट रहे हैं कि जनाब चली गई, ये हो गया, ये तो आप देखिए -1 हो गया। पहले दिसंबर की तारीखें देते थे, बिल्कुल। फिर दिसंबर में जब मौलाना साहब, पहले तो सेनेट चेयरमैन से ये शुरू हुआ ना कि जी नो कॉन्फिडेंस आई है, सेनेट का चेयरमैन चला जाएगा, फिर बाद में स्पीकर जाएगा और प्राइम मिनिस्टर चला जाएगा। वो सेनेट का जो इलेक्शन नाकाम हुई अपोजिशन तो फौरी तौर पे धरना दे दिया ताकि कहीं वो नाकामी ज़्यादा मीडिया पर ना आए। तो धरना फजलुर रहमान का बड़े बुलंद बाग दावे में, मैं कहता हूँ कि वो इतने बड़े बड़े जो दानशोर हैं और बड़े बड़े इंटेल कचोल हैं, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ कहा, तारीखें दे दी और ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए। फिर जी वो अचानक फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ ले गए, कहने लगे मैं प्लान BCD पे, उन्होंने पूरी ABCD पढ़ दी। फिर अचानक वो वैनिश हो गए, दिसंबर की डेट्स जो थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब दीवाने जो हैं, जो जिनके अंदर पता नहीं क्या चीज़ बोल रही है, फरमा रहे हैं कि बस ये मार्च है, मार्च के बाद तो हुकूमत तब्दील हो जाएगी। लेकिन अब जो हमज़ा शहबाज की जिस तरह से ज़मानत मुस्तरद हुई है और अब लग ये रहा है कि जो शहबाज शरीफ साहब का जो आना है वो भी शायद उस पर कोई ब्रेक लग जाए। एक और बात पर मैं आपका कमेंट चाहता हूँ, बिल्कुल इसी तरह की बात है, कल भी हमने उस पर प्रोग्राम किया। बिलावल भुट्टो साहब, उनके जो डॉक्यूमेंट्स FBR में जमा हुए हैं और जो नैब ने हासिल कर लिए हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब 1 अरब और 22 करोड़ रुपया उस मासूम बच्चे ने, जिसको कोई समझ नहीं थी, जिसका नाम बिलावल है, वो निकलवाया, खाया पिया। और उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल बच्चा था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो लेकिन मुझे कान में अभी प्रोड्यूसर साहब बड़े बिलबिला, ये जवाब आप ब्रेक के बाद लीजिएगा। तो ये सवाल है मेरा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होगा बिलावल भुट्टो के हवाले से, जो इल्ज़ामात हैं, अदालत क्या फ़ैसला कर सकती है, या ये कितना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। नाज़रीन, इस पर हम राजा साहब का जवाब लेते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। अपोजिशन का वावेला, वो लोग जो पिछले 30 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे और बेइंतहा कर्ज़े लिए, पाकिस्तान की मईशत का सत्यानाश कर दिया, अपनी दौलत में बेपनाह इजाफ़ा किया और अब भाग कर लंदन में छुपे हुए हैं। वो मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट पर, जिस तरह की तनकीद की जा रही है, हर तरफ मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक नया स्टेटमेंट दिया ट्विटर पर और ये कहा है कि ये इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ जंग कर रही है। यानी आप ये देखें कि वो शख्स जिसके ऊपर, जिसकी ज़ात पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसके बारे में अपोजिशन की जमातें एक यक ज़बान होकर ये कह रही हैं कि जी ये पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जंग कर रहा है। और बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करने के लिए भी बैठे हुए हैं। और इस वक्त आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए टॉक शोज़ देख रहे हैं। बहुत कम आपको टॉक शोज़ ऐसे मिलेंगे जहां पर अपोजिशन का वावेला आपको ना मिले। बहुत कम होंगे वो टॉक शोज़। हर तरफ पता नहीं क्या कुछ चला है। मैं किसी की इंटेग्रिटी पे शक नहीं करता, लेकिन एक तूफ़ान मचा हुआ है। बहरहाल, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने राजा आमिर अब्बास से सवाल किया था कि बिलावल भुट्टो, जो आज कभी अंग्रेज़ी में तकरीर करते थे, कभी उर्दू में तकरीर करते थे, और अपोजिशन की तरफ से वो ये कह रहे थे और गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जी आपने मईशत का बर्बाद कर दिया, आप सिलेक्टेड हैं, आप पता नहीं छोटे हैं बड़े हैं, किस किस्म की बातें कर रहे थे।
उनके बारे में ये कल पता चला कि नैब ने 13 तारीख को उनको बुला लिया है, इसलिए कि अब वो डॉक्यूमेंट है। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया था, 1 अरब और 22 करोड़ रुपया अपने दस्तखतों से निकाला। 2011 से लेके 2016 तक वो जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के सीईओ रहे। राजा आमिर अब्बास, वो तो कहते थे बिल्कुल छोटा सा बच्चा था, उसको पता ही नहीं था, और वो तो 1 साल का था, और ये अपने दस्तखतों से पैसे निकलवाते रहे और इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान पर। समी, अभी आप बात कर रहे थे और आपने कहा कि जनाब अभी बड़ा ये कहा जा रहा है और मीडिया और यही बिलावल साहब भी कहते थे कि जी ये गया और 2020 इलेक्शन का साल होगा, इसमें इलेक्शन हो जाने हैं। अब आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ ना अहल होकर लंदन बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ आपने टीटी के केस देखे। अच्छा, बैठे नहीं हुए, हवाखोरी कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर, ये आप थोड़ा सा ठीक हो गया, बर्गर शर्गर खा रहे हैं। चले, आपने देखा कि हमजा की बेल नहीं हो रही, आपने देखा मरियम बीबी एक कॉन्विक्ट हैं, लंदन जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, आपने उसके बाद जो सेकंड टीयर की देखते हैं इनकी क़यादत केसेस में अंदर है। उसके बाद पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब जो कहते थे जरदारी साहब उनके वालिद साहब पे इतने बड़े केसेस हैं, फुफो पे केसेस हैं, बिलावल जस्टिस सजाद अली शाह साहब ने कहा करप्शन केस में जब फरियाल तालपुर साहबा के बारे में कि डायन भी एक घर छोड़ देती है, करोड़ों अरबों रुपए आपने लाड़काना की तरक्की के नाम पर खाए और वहां पर पानी तक पीने का नहीं है। और ये उनके अल्फाज, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी कि डायन भी एक घर छोड़ देती है। तो अब बिलावल साहब जो 2020 में कहते हैं इलेक्शंस हैं, उनके अपने ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन है। अब अवाम इस मुल्क की इतनी जाहिल नहीं, और यकीन करें मीडिया जितना मर्जी कह दे कि ये इलेक्शन का साल है, ये पार्टीज़ खुद इलेक्शन में नहीं जा सकती, क्योंकि इलेक्शन मिलता है उधर तो कहा जाता है वोट तो नवाज शरीफ और मरियम का है, और वो जब इधर नहीं होंगे तो फिर कौन सा वोट उनको मिलेगा, उनके बगैर कैसे इलेक्शन लड़ेगी नून लीग। इधर जो वोट है वो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, और जरदारी और बिलावल अगर इलेक्शन में अपने केसेस भुगता रहे होंगे, ये सोचने की बात है कि कौन से इलेक्शंस, कौन से मिड टर्म इलेक्शंस, कौन से अर्ली इलेक्शंस, ये तमाम आवाम को अपने केसेस से हटाने के लिए कि आवाम की तवज्जो, वो जो एक लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, शायद अभी भी अंदर थे पुरानी गवर्नमेंट में, खुर्शीद शाह साहब, ठीक है, 500 अरब और उनकी जमानत भी नहीं हो तो पा कभी रही, नाम भी नहीं आया उनका, कभी उनकी स्टेटमेंट भी नहीं आई। तो अब ऐसी सूरत हाल में कोई हो सकता है कि इलेक्शंस में ये पार्टीज जाएं? कभी भी इलेक्शंस में नहीं जाएंगी। और इनका अपना कहना है कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं होती तो हम किस नए इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है आपकी पार्लियामेंट ने। पार्लियामेंट में जब ये बैठ के अपने केसेस, ये कुरान और ये नैब, इससे हट के लेजिस्लेशन की कोई बात जब होगी और इलेक्शन की बात जब होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होगी, तब की तब देखी जाएगी। तो ये चैप्टर बिल्कुल एक गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये हुकूमत अब नाकाम हो चुकी है, ये यहाँ अब इलेक्शंस होने हैं, ये 2020 इलेक्शंस के साल है। टोटली अवाम को गुमराह किया जाता है और अवाम को अब समझ आ गई है। और यकीन कीजिए कि बास चैनल्स अब लोगों ने देखने बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं हमने ये 8 बजे के टॉक शोज़ इस किस्म के रटे रटाए और ये चीज़ें नहीं देखनी। वो 3-4 फेसेस होते हैं जो आ जाते हैं। अब तो इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वहाँ पे आते हैं पार्टिसिपेंट्स, वो भी कहते हैं कि जनाब किसी और को बुला ले, हमसे जो बातें होनी थी वो ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कह रहे होते हैं, वो दूसरे साहब कुछ और कह रहे होते हैं। तो अब ये चीज़ें हैं कि जो आपने बात की ना, एजाजुल एहसन साहब ने जो ये रिमार्क्स दे दी हैं, ये रिमार्क्स बात ये है कि इस वक्त जो इस मुल्क में हमारा जो अदालती निज़ाम है उसका भी एक बहुत बड़ा एक चेक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उससे हट के कुछ हाई कोर्ट्स ने और लाइंस पे फैसले दिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं गुलजार साहब, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो करप्शन बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस के साथ लेके चलेंगे और वहाँ पे करप्शन के केसेस में वो ये देख लेंगे कि ये क्या वजह है। आपके सामने है राजा साहब कि वो कराची सर्कुलर रेलवे जो है उसकी ज़मीन पर कब्जा किया, वहाँ पर कौन रहा बरसरे इक़्तिदार पिछले 20, 25, 30 साल? MQM। और आज MQM ये कह रही है कि लोगों को बेघर ना किया जाए। यानी पहले उन्होंने इलीगल वहाँ पर बिल्डिंग्स बनवाई, माल बनाया, अब फिर आ गए हैं उनके साथ आके तो वो रो रहे हैं और चीखे चिल्ला रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।
तस्फे बहा रहे हैं, एक ड्रामा कर रहे हैं कि जनाब ये गरीब आदमियों के तो आप यहाँ से उनको तो बेदखल कर रहे हैं, इनको आप बेदखल ना करें, इनको आप घर फराहम करें। ये किया किसने? बल्कि अदालत को, हुकूमत को तो ये चाहिए कि इनको, हुकूमत क्या करेगी जी, हुकूमत तो उन्हीं के साथ मिली हुई थी, ये सब कुछ पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिल के किया। अदालत को चाहिए कि अंदर करें इन तमाम लीडरों को, इसलिए कि इन्होंने जो सर्कुलर रेलवे की जो लैंड थी उस पर कब्जा करवाया, इलीगल पैसे बनाए, और अब फिर आके ये कह रहे हैं कि हमें मुतबादल जगह मिलनी चाहिए। तो लूट खसूट तो इन्होंने सब ने मिलकर की। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, 1 अरब 22 करोड़ रुपया निकलवाया बिलावल भुट्टो ने अपने दस्तखतों से, फेक अकाउंट, वो जो केस है उसमें, क्या जवाब देंगे उसका? उससे बचेंगे? बड़ा आपका पर्टिनेंट सवाल है। और ये जो आपने बात की कराची में सर्कुलर रेलवे के हिसाब के जो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, और जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब वो जो 9 मंजिला बिल्डिंग्स की वो बात करते हैं कि जिधर देखो ये खड़े हो गए, और आपने एमक्यूएम की बात की तो इन्होंने इस मुल्क में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कराया था, चाइना कटिंग। ठीक है, तो चाइना कटिंग, और वो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसको अभी एक नैब का मसवदा आया था कि उसको तो उसमें से निकाल ही दिया जाए नैब के प्रीव्यू में से। आपको याद होगा वो एक अफसर पकड़ा था, 2-2 मरले के उसके बाथरूम्स दिखाए थे टीवी में, जिसमें 5-5 LEDs खाली वॉशरूम्स में लगी थी, और उसकी तिजोरी 3 दिन तक नैब से खुल नहीं पाई थी। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इजाज़तें दी, जिन्होंने जो सरकारी प्लॉट्स थे, जो पार्क्स की ज़मीनें थीं, जिस पे उन्होंने हाई राइज बिल्डिंग्स बनवाई। अब ये काम है कि सुप्रीम कोर्ट पिन पॉइंट तो करती है, सुप्रीम कोर्ट दिखाती भी है, लेकिन अब अदारों का काम है और मौजूदा हुकूमत का काम है कि उन अदारों को देखें। यही वजह है कि वो एक पुलिस ऑफिसर को तो वहाँ पे छोड़ा नहीं जाता कि जनाब ये अब सिंध की जो सूरत हाल है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स होनी चाहिए। और ये आके कहना कि जी गरीबों का, ठीक है गरीबों का है, उनको इश्यूज़ हैं, लेकिन आप ये देखें कि इन्हीं गरीबों के फ़ायदे के लिए वो ट्रेन भी चलेगी, वो राजा साहब ना वो जगह गरीबों के पास थी, जिन लोगों ने वहां पर कब्जा किए वो भी इनके एक्टिविस्ट थे, क्योंकि गरीब माल पानी की सारी कहानी थी। गरीब आदमी को कौन पूछता है राजा साहब? कराची 2 करोड़ से ज्यादा का शहर है, और वहां पे 1 करोड़ 90 लाख गरीब आदमी है। उनके पास पीने का पानी नहीं है, उनके पास सड़कें नहीं है, उनके पास स्कूल नहीं है, उनके पास हॉस्पिटल्स नहीं है। कौन उनको पूछता है? उनके नाम पर भत्ता जमा किया जाता था, उनके नाम पर पैसे जमा करके लंदन पहले भेजे जाते थे, खुदा खुदा करके उससे जान छूट गई। अब जब वो चीज़ें रिकवर हो रही हैं, देखें ये जस्टिस गुलजार साहब ने और जिस अंदाज में कराची में से तजावुज़ात उन्होंने वो हटवाई हैं, सदर कराची जो इलाका जिस तरीके से वहाँ पर वो क्या कंजेशन थी और एक बर्बादी का आलम था, वो उन्होंने आज़ाद करवाया। तो ये तो क्रेडिट गोज टू द कोर्ट। ये जो इलेक्टेड लोग हैं वहाँ पर कराची के, इन लोगों ने तो लूटा है, अवाम के नाम पर लूटा है, हर चीज़ को लूटा है राजा साहब। बिल्कुल लूटा है, और यही वजह है कि इस इलेक्शंस में अवाम ने वो जो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी उससे तंग आके पीटीआई को वोट दिए, और पीटीआई ने इतनी नशिस्तें कराची में ली। अब ये मौजूदा वज़ीर आज़म का फ़र्ज़ है कि वो जो लोगों ने उस एमक्यूएम को छोड़ के, उस भत्थे वाली पार्टी को छोड़ के, वो पीपल्स पार्टी के से हट के अगर उन्होंने इन पे एतमाद किया है, तो इमरान खान को बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कराची पे और अपने उस वोटर पे और इस ट्रेंड पे कि जनाब अगर ये अवाम अब निकल ही आई है एमक्यूएम के उससे और पीपल्स पार्टी के, तो इनके लिए काम किया जाए। और अगर ये काम करते हैं, यकीन करिए कि कराची इस दुनिया में टॉप के सिटीज़ में आ सकता है। इतना पोटेंशियल, इतने पढ़े लिखे लोग, इतने ज़ीरक सरमायादार और बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ पे हैं। बात यह है कि फोकस करना है, आपने फोकस करना है अपनी टीम के जरिए। रुकावटें आएंगी, सिंध गवर्नमेंट आपको कभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं राजा साहब, बात बिल्कुल सही है। इमरान खान को देखना होगा। कराची के लोग इंसाफ पर इत्मीनान का इजहार किया, कराची के लोगों ने वोट दिया बल्ले को। 10 सीट्स कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ के पास रिप्लेस किया उन्होंने। बहुत बड़ा इम्तिहान इमरान खान के लिए, कप्तान के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि वो डायरेक्ट अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे पर काम करें। नुमाइंदे आपके मौजूद हैं, लेकिन शायद बहुत सारे जो आपके नुमाइंदे हैं उनसे लोगों की तवक्कुआत उस तरह पूरी नहीं हुई। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, और जब वापस आते हैं तो मज़ीद खबरें।
वेलकम बैक नाजरीन। तजिया में पाकिस्तान की सियासत ज़ेर बहस है। मैं अभी 2-3 दिन पहले वापस आया हूँ बाहर से, सऊदी अरेबिया में था। वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानियों से मेरी मुलाकात हुई सब पाकिस्तान के लिए कंसर्न थे और उनमें से बहुत बड़ी अक्सरियत, अगर मैं ये कहूँ कि 10 में से 9-8 अफराद ऐसे थे जो ये कह रहे थे, बार बार हमसे ये कह रहे थे कि साडे खान का ख्याल रखा जाए, दुआएं मांग रहे थे कि अल्लाह ताला कामयाबी दे इमरान खान को, वज़ीर आज़म को। थोड़ा जो उनकी टीम है उसके बारे में लोग नापसंदीदगी का इजहार कर रहे थे, जो एक परसेप्शन बना है मिस गवर्नेंस का। कहीं पे इसमें कोई शक नहीं कि कमियां हैं, लेकिन जिस अंदाज में मीडिया ने उनको प्ले आउट किया है और जिस तरह से इस गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट थी उसको डाउन प्ले किया है, तो ये एक तासुर देने की कोशिश की गई है कि इस मुल्क में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। महंगाई ये एक सबसे बड़ा इशू है जिस पर लोगों का कंसर्न है। जो मैं राजा आमिर अब्बास साहब से बात कर रहा था, राजा साहब सवाल मेरा ये है, प्राइम मिनिस्टर ने जो अभी तक हमारे पास खबरें आई हैं, एक तो अपनी इक्तसादी टीम से ये कहा है, अपने वज़राए आला से ये कहा है कि मुझे 15 दिन के अंदर अंदर जो कीमतें हैं वो अपनी असल जो जहाँ पर वो थीं वहाँ पर वापस जानी चाहिए। उसके लिए एक तो रिलीफ पैकेज वो दे रहे हैं, उसमें यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन पर चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स को इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, हर बंदे की एक्सेस में नहीं है, तो डेफिनेटली उससे वो नताइज हासिल नहीं होंगे। दूसरी जो उन्होंने बात कही कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जहाँ जहाँ पर कीमतें ज़्यादा होंगी, जो भी जिम्मेदार लोग होंगे, मैं उनको वहाँ पे टॉलरेट नहीं करूँगा। मुझे बताइए ये कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि इस वक्त जो कॉन्सेप्ट नहीं है जो माजी में कभी होता था, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होती थी, मैजिस्ट्रेट्स जाते थे, उनके पास इख्तियारात होते थे, वो फ़ौरन वहीं पे जुर्माना भी करते थे। अब कानूनी तौर पर इसको अगर हुकूमत करना चाहे तो कैसे कर सकती है? समी, आपने बात की कि आप बैरून मुल्क से आए हैं और 90% जो वहाँ पे आपको लोग मिले हैं वो कंसर्न शो कर रहे थे कि पाकिस्तान के हालात के बारे में। और ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है कि बाहर हमारे जो पाकिस्तानी रहते हैं वो कंसर्न शो करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पहले ये होता था, उनका कंसर्न तो होता था, लेकिन यहाँ पे जो लीडरशिप होती थी या जो वज़राए आज़म होते थे उन्हें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, उन्हें कोई कंसर्न नहीं था पाकिस्तान के हालात से। उन्हें सिर्फ कंसर्न होता था अपने बैंक बैलेंसेस से, अपनी बाहर की प्रॉपर्टीज़ को कितना जल्दी मल्टीप्लाई करना है, अपने बच्चों को कैसे सियासत में लाना है, कैसे उनको इस नया अगला वज़ीर आज़म बनाने का सोचना है। तो इस दफ़ा जो फ़र्क है वो ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी, अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और आपके वज़ीर आज़म, इन तमाम को कंसर्न है इस मुल्क का, इस मुल्क की आवाम का और इस मुल्क को आगे ले जाने का। अब जो आपने बात की कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ होनी चाहिए, कोई इसमें ऐसी वजह नहीं, लेकिन असल चीज़ जो महंगाई को बढ़ा रही है वो जो इमरान खान जंग कर रहा है और जो इमरान खान कहता है कि यहाँ पे वो माफियाज़ हैं, यहाँ पे वो कार्टेल्स हैं, यहाँ पे होल्डिंग हो रही है, इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए आपने कुछ एग्जाम्पल सेट करनी है। क्योंकि अगर खाली आप आके जैसे कह देंगे कि मैं छोड़ूंगा नहीं और बाद में वो लोग मज़े कर रहे हैं लंदन में, और इसी तरीके से कि जी माफियाज़ को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो आवाम के सामने आने दें वो एग्जाम्पल्स के जनाब ये वो लोग हैं कि जो महंगाई के ज़िम्मेदार हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब उन्हें एक वाकई ही FIA ने अब काम शुरू किया है, वो कमेटी की रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, इन माफियाज़ को क्रश करें। क्योंकि ये माफियाज़ भी जो आपकी इकोनॉमी है जिसको कहते हैं ना पॉलिटिकली रेगुलेटेड भी है, इसके पीछे भी वही फोर्सेस हैं कि जो आपकी इकोनॉमी को ख़राब भी करते हैं, प्राइसेस को ऊपर, यूटिलिटी स्टोर्स, ये थोड़ा बहुत रिलीफ, ये बेशक अपनी जगह पे शॉर्ट टर्म उनको करने चाहिए, लेकिन कॉस्ट को देखें, इनको उड़ाएं। इस मुल्क में आप देखें कि जनाब आपकी अगर जो एग्रीकल्चर की यील्ड है वो कम होने की क्या वजह होती है, क्या वजह है? यानी आप समझते हैं पूरा एक प्रोग्राम है जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि टाइम मेरे पास कम रहेगा। हुकूमत ने जो ज़राए हमें बता रहे हैं ये फैसला किया कि अगर अदालत आलिया ने मरीम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त दे भी दी तो वो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये इस्तेहकाक हुकूमत का है कि किसी को बाहर जाने दें या ना जाने दें। आपके पास क्या इत्तला है? बिल्कुल जनाब, ये वो मुशर्रफ के केस में ये फैसला आ चुका है कि ये डिस्क्रिशन सिर्फ गवर्नमेंट की है कि वो किसी को बाहर जाने देती है या नहीं जाने देती। और अगर मरीम बीबी को जाने
की इजाज़त मिलती है तो ये उसको चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट फिर एक डिसीजन देगी। लेकिन इनको थोड़ा सा जेहन में रखने चाहिए कि जब नवाज शरीफ को इन्होंने खुद से इजाज़त दे दी थी तो उस वक्त भी रहम नहीं करना था, ये देखना था कि कानून क्या कहता है। और ये शख्स का वाकई अभी तक अगर उसकी रिपोर्टें नहीं आ रही, अभी तक उसका कुछ प्लेटलेट्स का नहीं बताया जा रहा, तो ये क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं। अब तो पंजाब हुकूमत के पास फैसला करना है, उनको एक एक महीने का टाइम दे रहे हैं कि जी बनाओ रिपोर्टर और भेजो सानू। किस चीज़ की जब रिपोर्ट नहीं है तो आप इस पर डिसीजन दे कि जी ठीक है आपकी ज़मानत का वक्त ख़त्म हो चुका है, फर्दर हम एक्सटेंड नहीं कर रहे, और फिर कानून अपना रास्ता ले। बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास, बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि जो एक थी इंसानी हमदर्दी के नाम पर इलाज के लिए नवाज शरीफ साहब को शरीफ ख़ानदान ने उसका जिस तरीके से इस्तेमाल किया, वहाँ से जिस तरीके के ट्वीट्स, इस तरीके की स्टेटमेंट्स, जिस तरह से वो एक लंदन प्लान का जिक्र किया जा रहा है, हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए। लेकिन अब इतलात ये हैं कि मरियम नवाज को बाहर जाने की अगर अदालत आलिया ने इजाज़त दे भी दी तो गवर्नमेंट उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेगी, क्योंकि मुशर्रफ केस में ये बात तय हो चुकी है, अदालत तय कर चुकी है इस मामले को कि बाहर जाने की इजाज़त देना हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है। और अब खबरें ये है कि मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाज़त हुकूमत कोई इरादा नहीं रखती देने का। देखते हैं आने वाले वक्तों में क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं जिनसे हमारी बात हुई पिछले हफ्ते, वो पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। और आप यकीन करें, हर बंदा ये कह रहा था कि अल्लाह ताला इमरान खान को कामयाब करे और पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।